हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आपके अपने प्रोग्राम करंट अफेयर्स एट वन प्लेस में मैं मनोज कुमार बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये प्रोग्राम आपके 2027-2028 के टारगेट करते हुए है यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए, स्पेशली हिंदी मीडियम एज़ वेल एज़ इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। एक ही जगह पर करंट अफेयर की सभी चीज़ें कंपाइल करके आपको मिल जाएँगी और इसमें मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। एक पार्ट जिसमें मैं डेस्क्रिप्टिव तरीके से सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आपको डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट डे उसकी मॉर्निंग में जाकर के मैं आप लोगों के उससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यूज हो सकते हैं उनको मैं आपको डिस्कस करूंगा जिससे कि आपका 24 आवर में रिवीजन हो जाए। लेकिन इसका बेनिफिट दोस्तों उन सभी छात्रों को तभी मिलेगा जब आप प्रॉपर इस क्लास को देखोगे, इस क्लास को सुनोगे, समझोगे और उसके बाद फिर उस क्लास को प्रैक्टिस में करोगे, यानी कि रिवीजन ड्रिल मॉर्निंग में। तो रात को 8 बजे आपके पास ये क्लास रहती है और मॉर्निंग में 8 बजे आपके पास रिवीजन ड्रिल अवेलेबल रहेगा। तो चलिए आज हम 25 जून के इस सेशन को आगे बढ़ाते हैं और इसमें सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को कंपाइल करके आपके साथ डिस्कस करते हैं। ओके। और जिन लोगों ने अभी तक मुझसे कांटेक्ट नहीं किया, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, तो ये मेरा टेलीग्राम का बार कोड है जिसको आप स्कैन करके मुझसे जुड़ सकते हैं और ये इंस्टाग्राम है जिसको आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बाकी जिन लोगों को मेरे बारे में जानना है तो वो इसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मेरा नाम, मेरा डिजिग्नेशन, मेरी अचीवमेंट्स और मेरा कांटेक्ट नंबर जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू किसी भी तरीके से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। चलिए सबसे पहले आज की एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। सेंट्रल रोल्स आउट द निर्भय चेतना। निर्भय चेतना एक इनिशिएशन है गवर्नमेंट का जिसमें सेंसिटाइज 17 लाख मेल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को इसके लिए संवेदनशील बनाया जाएगा। अब ये किससे रिलेटेड है? मेल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ के? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, यानी पंचायत प्रणाली के। जो 17.5 लाख जो पुरुष हैं उनको महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई है, उसके लिए ये प्रोग्राम है। चलिए अब इसके अंदर की चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं क्या है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ध्यान रखना किसने लॉन्च किया इसको? पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भय चेतना नाम का एक राष्ट्रव्यापी पहल, नेशन वाइड इनिशिएटिव स्टार्ट किया है जो उसका एक उद्देश्य है जेंडर सेंसिटाइजेशन कैंपेन, यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना। ये इसका कंसेप्ट है। यानी कि देश भर में पंचायती राज प्रणाली के तहत 17.5 लाख जो निर्वाचित प्रतिनिधि हैं उनको लैंगिक समानता और महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करना है, पुरुषों को। क्योंकि अल्टीमेट उनके साथ अहित कौन करता है? पुरुष ही करते हैं। तो पुरुषों को ही इसके लिए जिम्मेदार बनाया जा रहा है, उनको ही संवेदनशील बनाने के लिए इनिशिएट किया जा रहा है। इसके उद्देश्य वही सेम, जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस, यानी कि लैंगिक संवेदनशील सरकार का शासन स्थापित करना, प्रिवेंट जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, लैंगिक भेदभाव को दूर करना, प्रमोट वुमेन पार्टिसिपेशन, स्थानीय प्रशासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना, सेफ एंड इंक्लूसिव कम्युनिटीज, यानी कि सुरक्षित और समावेशी एक जो कहा जाए कि समुदाय है उसका निर्माण करना, महिलाओं के लिए सुरक्षित समावेशी समाज का निर्माण करना, स्ट्रेंथन कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, समानता, गरिमा और सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देना। दीज आर द प्राइम ऑब्जेक्ट। ध्यान रखना, एक पंचायती राज मंत्रालय आपको याद होना चाहिए, नाम याद होना चाहिए, किसको शुरू किया जा रहा है ये आपको पता होना चाहिए और प्रमुख उद्देश्य क्या है ये ध्यान रखना। और इन सारे पॉइंट्स को आप अपने निबंध में भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं या आपका सोशल जस्टिस का जो मेंस में टॉपिक आता है वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं। ओके। अब इसमें संवैधानिक आधार क्या है कि इस चीज को स्टार्ट करने के, इस चीज के पीछे के रीजन क्या है? देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, जिसके माध्यम से आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत हुई प्रॉपर तरीके से, उसमें 9वां अध्याय जोड़ा गया था। ठीक है ना? संविधान में पंचायती राज संस्थान को एक संवैधानिक दर्जा दिया गया, लोकतंत्र को ग्राम स्तर तक विस्तृत किया गया। अनुच्छेद 243 डी ये पता होना चाहिए, 73वां संविधान संशोधन पता होना चाहिए। महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया पंचायतों में कम से कम 1/3 सीटों का। लेकिन कई सारे राज्यों ने
50% रिजर्वेशन कर दिया। और ये आपको पता होना चाहिए, गूगल पर सर्च करिए कि भारत के कितने राज्यों ने 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया है। ये आपका टास्क है। ओके, ध्यान रखना। और इसका उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्तर पर महिला नेतृत्व को उभारना, उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बढ़ावा देना। अब इसका सतत विकास से भी संबंध है। यस दोस्तों, ध्यान रखना। एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे 2000 आपके 15 से शुरू हुए थे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 जो हैं, उनमें से पांचवा और 16वां ये जो है ये हमारे इसी से रिलेटेड है, जिसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की गई है पांचवा। और 16वां जो है पीस जस्टिस एज स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन की बात की गई है, शांति, न्याय और कहा जाए सशक्त जो कहा जाए संस्थान हैं उनके संदर्भ में, समावेशी संस्थाएं, उत्तरदायी शासन, न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करना। तो ये आपके सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, इसका संबंध हमारे सतत विकास लक्ष्यों में से कौन से हैं? पांचवा और 16वां है। संवैधानिक आधार क्या है इसका? 73वां और अनुच्छेद 243 डी। और आपके ये 5 उद्देश्य हैं और इसकी शुरुआत की पंचायती राज मंत्रालय ने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। क्यों दोस्तों? चलिए, अब अगला एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और है, वो है त्रिपुरा सारिंदा सांस्कृतिक विरासत का, उसको एक जीआई टैग मिला है। ये कई दिन पुरानी न्यूज है, लेकिन मुझे लगा कि आपको बता देनी चाहिए। त्रिपुराज ट्रेडिशनल सारिंदा रिसीव जीआई टैग एक तरीके का सितार टाइप का है, जो आपके किस से बजाया जाता है? तार से बजाया जाता है, जो धनुष जैसे तार वगैरह होते हैं, घोड़े के तार वगैरह होते हैं, घोड़े के जो बाल होते हैं उनसे तार बना करके उसको बजाया जाता है। ये त्रिपुरा की अपनी एक परंपरा है, सारिंदा। तो ध्यान रखिएगा, ये एक कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, इसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है, ठीक ना। सारिंदा ऊपर उखराव नाम से प्रसिद्ध है। त्रिपुरा का एक स्वदेशी धनुष जैसे जो होता है, इससे इसको बजाया जाता है। अद्वितीय हस्तशिल्प की इसकी बनावट जो है बहुत ही बेहतरीन होती है। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल अंदर से खोखला और एकदम बेहतरीन तरीके से इसकी डिजाइन होती है। और वादन की विधि इसे घोड़े के बाल से बने हुए धनुष से बजाया जाता है। इसके अलावा त्रिपुरा के अन्य महत्वपूर्ण हैं जिन्हें जीआई टैग प्राप्त हुआ है। एक है त्रिपुरा का क्वीन अनन्नास, एक है रीसा और पचरा की रिंगनाई पारंपरिक वस्त्र हैं, और मातावाड़ी का पेड़ा। ये 3 चीजें और भी हैं जो त्रिपुरा को जीआई टैग मिल चुका है। तो चलिए, तो ये मैंने आपको बता दिया, सारिंदा को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि भौगोलिक संकेतक के रूप में मान्यता मिली है, जो कि इसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाता है। और इसके माध्यम से उस परंपरा से जुड़े हुए कारीगरों को कानूनी संरक्षण अब प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ये एक धनुष से बजाए जाने वाला एक तार वाद्य यंत्र है, इस तरीके से बजाया जाता है, जो आप देख सकते हैं, लकड़ी से बनता है, त्रिपुरा की जनजातीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। इसकी सबसे बड़ी चीज है इसका सांस्कृतिक महत्व। ये इनकी अपनी जनजातीय एक महत्व को दर्शाता है, ट्राइबल आइडेंटिटी का प्रतीक है। ओरल लोक कथाओं और लोक गीतों, सांस्कृतिक जो स्मृतियां हैं, उनमें पीढ़ी दर पीढ़ी ये बजाने में काम आता है। यानी कि एक तरीके से देखा जाए तो इनकी जो लोक परंपराएं हैं, गीत है, उनको जब गाते हैं तो इस वाद्य यंत्र का विशेष तौर पर उपयोग किया जाता है। इसके बिना फिर उनका गाना बजाना हो नहीं सकता। और कल्चरल हेरिटेज पूर्वोत्तर भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। क्लियर? अब इसमें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है? देखिए, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन भी हमारी बौद्धिक संपदा अधिकार का एक हिस्सा है। यस, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का ही एक पार्ट बन जाता है। एक ऐसा चिन्ह होता है जो उन उत्पादों पर लगाया जाता है जिनकी उत्पत्ति किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में होती है। ध्यान रखना, जिनकी अपनी कोई क्वालिटी होती है, जिनकी अपनी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जिनकी अपनी कोई रेपुटेशन होती है। जैसे आपका देखा जाए तो त्रिपुरा, वो आपके बालाजी के लड्डू हैं, ठीक है ना, बनारसी साड़ी है, इस तरह की जो कुछ ही खास विशेष जगह पर बीकानेरी भुजिया है, इसी तरीके से। तो जीआई टैग के एक कानूनी आधार आपको मिल जाता है। इसके लिए एक एक्ट बनाया गया था, ये रहा, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999। इस एक्ट को जरूर याद रख लेना, कौन से एक्ट के माध्यम से इसका प्रावधान किया गया है। अब कंडीशन ये है कि इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है, रजिस्ट्री होती है। रजिस्ट्री कहां होती है? ऑफिस ऑफ द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, सीजीपीटीडीएम के अंतर्गत करता है। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई, ध्यान रखना, तमिलनाडु में। जीआई टैग प्राप्त करने की शर्त क्या होती है?
देयर आर सम टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर टू गेट द जीआई टैग। निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। नंबर एक, स्पेसिफिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन, यानी कि वो चीज वहीं उसी पर्टिकुलर क्षेत्र में ही इसका उत्पादन होता हो। यूनिक कैरेक्टरिस्टिक, विशिष्ट गुण हो जो किसी और में ना हो, ऐसी चीजें। और रिपुटेशन, उस क्षेत्र की ऐतिहासिक या सांस्कृतिक परंपरा से जुड़ा हुआ हो। तो ये तीनों चीजें इसमें पाई गई हैं और इसलिए जीआई टैग दे दिया गया है। ओके एवरीबॉडी, क्लियर है? इसको एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिए। इसमें मैं जो आप लोगों को करा रहा हूं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, केवल मैं चाहूं तो इसको 2 मिनट में इस टॉपिक को खत्म कर सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य है कि इसके सभी पहलुओं को आप जानें, करंट में क्या है और उसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उसके बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। एक तीसरा टॉपिक है प्लेग। अब कहोगे प्लेग, प्लेग तो सर हमने इतिहास में सुना है। हाँ, जब आपके कांग्रेस की मीटिंग होने वाली थी, कांग्रेस की स्थापना होने वाली थी, तब उसका जो सेंटर है वो बदल दिया गया था। प्लेग बोनस दिया गया था मजदूरों को। यस, प्लेग आ गया, चूहों से जो होता है। अब बात आती है कि ये प्लेग बीमारी है कितनी पुरानी, कब की है, किस तरह की है। उसी को लेकर के अभी हाल ही में वैज्ञानिकों ने साइबेरिया के क्षेत्र से लगभग 5500 वर्ष पुराने मानव अवशेषों में प्लेग के सबसे प्राचीन प्रकोप, ओल्डेस्ट नॉन आउटब्रेक के बारे में उन्होंने जानकारी हासिल की है। यानी कि सबसे पुराना प्लेग का जो एविडेंस है वो है 5500 साल पुराना, साइबेरिया में मिला है हमको। और यह खोज मानव इतिहास में महामारी, एपिडेमिक्स के उद्भव और पैथोजेंस जो रोगजनक होते हैं उनके विकास के संदर्भ में और प्राचीन मानव समाज में रोगों के प्रसार को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। क्योंकि जब यह बीमारी फैलती थी तो सोचिएगा, कुछ विशेष जीवों के द्वारा रोगजनक कारकों के माध्यम से फैलती थी और महामारी फैलती थी। तो यह पता चल जाएगा इससे कि उस समय क्या कंडीशन हुआ करती थी, कैसे बीमारियां फैला करती थी। अब बात आती है प्लेग को लेकर के। प्लेग ये क्या है? एक सीवियर इन्फेक्शनस डिजीज है। यस, संक्रामक, एक से दूसरे को बहुत तेजी से फैलती है। और इसका कारण है एक जीवाणु, बैक्टीरिया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक बैक्टीरियल डिजीज है ये। यानी कि कॉसेटिव ऑर्गेनिज्म, कारक जीवाणु जो है उसका नाम है यर्सीनिया पेस्टिस। ये जीवाणु है और यह मुख्यतः रोडेंट्स, जो कृंतक, काटने वाले जो जीव होते हैं उनके शरीर पर चढ़ करके ये पहुंचता है। कृंतक जैसे चूहों में पाया जाता है। संक्रमित पिस्सुओं के माध्यम से मनुष्यों में फैल सकता है। इसके माध्यम से पिस्सू में आता है, पिस्सुओं से होते हुए हम तक पहुंच जा सकता है। और ये काफी डेडली है, बहुत भयंकर बीमारी है। जर्सीनिया पेस्टिस की विशेषताएं क्या है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम, जोनोटिक डिजीज एजेंट, पशुओं से मनुष्यों में फैलने वाला रोग है, अत्यधिक घातक है, हाईली वायलेंट है और ऐतिहासिक कई बड़ी महामारियों के लिए जिम्मेदार है। पूरी की पूरी नस्ल इसने खत्म कर दी है। यस, बहुत ही डेडली बैक्टीरिया है। ध्यान रखना, एक तो इसका नाम क्या है, दूसरा ये बैक्टीरिया है, उसके माध्यम से होता है और महामारी फैलाने में काम करता है और पशुओं, जीव जंतुओं से मनुष्यों में फैलता है। प्लेग अब कितने प्रकार के होते हैं? ध्यान रखना, 3 तरह के होते हैं। बुबोनिक प्लेग, सेप्टिसिमिक प्लेग और न्यूमोनिक प्लेग। 3 तरह के आपके प्लेग हैं। अब साइंस में पूरा पढ़ जाइएगा। बुबोनिक प्लेग सामान्य प्लेग है, संक्रमित पिस्सू काटने से फैलता है। लक्षण सूजी हुई लस्सी का ग्रंथि, तेज बुखार और कमजोरी आती है। इसमें इतना ही होता है, इसमें डेडली कॉम्बिनेशन नहीं बनता, ठीक है ना। लेकिन बुखार आएगा, कमजोरी आएगी, सारी चीजें होंगी। लेकिन जो सेप्टिसिमिक प्लेग होता है, संक्रमण सीधे रक्त में जाता है, यानी कि इन्फेक्शन आपके ब्लड में हो जाता है, सेप्टिक फैल जाती है जिसको, ठीक है ना, ब्लड स्ट्रीम में फैल जाता है। रक्त विषाक्तता, यानी कि हमारे ब्लड में जहरीलापन आ जाता है। सेप्टिसीमिया, अंगों की विफलता हो जाती है, उच्च मृत्यु दर। इसमें मृत्यु दर बहुत तेजी से होती है, क्योंकि ऑर्गन जहां जहां पर ब्लड फैलेगा वहां पॉइजनर की कंडीशन बन जाएगी और सारे अंग बेकार होने लगेंगे। यानी कि आपके जो ऑर्गन फेलियर होगा वो इसी में होता है। देन न्यू, अगला थर्ड है न्यूमोनिक, निमोनिया वाला। ये सबसे ज्यादा खतरनाक है, फेफड़ों को प्रभावित करता है, व्यक्ति से व्यक्ति में सांसों के माध्यम से फैलता है। और सबसे ज्यादा अगर हम बात कर रहे हैं तो बातों में ड्रॉपलेट जो होते हैं हमारे बातों में छींक के, उनसे भी दूसरों में फैल सकता है। ये सबसे ज्यादा निमोनिया के उसमें उसके थ्रू होता है। और इसका कई सारा ऐतिहासिक महत्व भी है। जस्टिनियन प्लेग 541 ईस्वी में, जस्टिनियन, वाइजेंटाइन एम्पायर, एक वाइजेंटाइन साम्राज्य था। आप जानते हो वाइजेंटाइन साम्राज्य, याद आ रहा है नहीं? उसमें फैला था, वहां पर लाखों लोगों की मृत्यु हो गई थी। वाइजेंटाइन, यस। ब्लैक डेथ
13 से 43, 47 से 51 तक विश्व की सबसे विनाशकारी महामारी यूरोप, एशिया, अफ्रीका में फैली। लगभग मान के चलिए कि 7.5 लाख से लेकर 20 लाख लोग, 20 लाख लोग के 7.5 से लेकर के 20 करोड़ लोगों की उस समय मृत्यु हुई थी 4 साल के अंदर। इसे वो कहा था ब्लैक डेथ। और एक है थर्ड प्लेग पैंडेमिक, 19वीं शताब्दी में चीन से प्रारंभ होकर विश्व के अन्य देशों में फैली। भारत में भी इसका प्रभाव फैला था। यस, इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये 3 आपको मैंने एग्जांपल्स दे दिए दुनिया भर के। चलिए एक नई इंफॉर्मेशन और भी है। 4 दिवसीय अंबुबाची मेला आपका स्टार्ट हो गया असम के कामाख्या मंदिर में। अंबुबाची मेला, ध्यान रखना कितने दिन का होता है? 4 दिन का। नाम क्या है मेले का? अंबुबाची मेला। कहां पर होता है? कामाख्या मंदिर, असम में। यस, ये रहा असम का कामाख्या देवी मंदिर का। असम के कामाख्या देवी मंदिर में अंबुबाची मेला आपका स्टार्ट हो चुका है। 4 दिवसीय, पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आध्यात्मिक माना जाता है। इसी को हम पूर्व का कुंभ भी कहते हैं। ध्यान रखना, जिसमें देश भर के लाखों श्रद्धालु, साधु संत, अघोरी और तांत्रिक, ध्यान रखना अघोरी और तांत्रिक, श्रद्धालु साधु संत तो आते हैं, समझ में आता है, लेकिन अघोरी और तांत्रिक यहां बड़ी संख्या में आते हैं, क्योंकि यह दुनिया का सबसे बड़ा तंत्र साधना का मंदिर माना जाता है। यस, कामाख्या मंदिर में होने वाला एक वार्षिक धार्मिक उत्सव है। यह कामाख्या देवी गॉडेस कामाख्या के संदर्भ प्रतीक रजस्वला, जो मैंसुरेशन की जो कंडीशन होती है 4 से 5 दिन की, उस कंडीशन के समय कि देवी उस समय क्या होती है, रजस्वला की स्थिति में आ जाती है। तो 3 दिन मंदिर बंद रहता है, 14 दिन खोला जाता है, और उसको सोचिएगा फिर उस समय उसको पूरा पवित्र किया जाता है, धोया जाता है, सारी चीजें हैं, पवित्रता की जाती है, उसके बाद फिर उत्सव मनाया जाता है। ये रहा। तो ये है देवी की डिवाइन फेमिनिन पावर, यानी कि शक्ति। क्योंकि जब रजस्वला की कंडीशन खत्म हो जाती है, उस वो दर्शाती है कि जो आपकी देवी हैं, ये एक शक्ति का प्रतीक है, उसमें अस्तित्व के गुण हैं, जो सृजनात्मकता शक्ति को दर्शाती है, सृजनात्मकता को। ये कहां पर है? नीलांचल हिल, ध्यान रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट, गुवाहाटी, आसाम में, ब्रह्मपुत्र नदी के पास में है। देवी कामाख्या को समर्पित है, शक्ति वर्शिप सेंटर में से एक है। यह तांत्रिक ट्रेडिशन का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है, शक्ति साधना का। तांत्रिक उपासना सबसे ज्यादा होती है यहाँ पर, और लगभग भारत की 51 शक्ति पीठों में से सबसे बड़ा पीठ इसी को माना जाता है, कामाख्या देवी का। अंबुबाची मेला, इसी को महाकुंभ ऑफ द ईस्ट कहते हैं। लार्ज रिलीजियस कंजरेशन, क्यों? क्योंकि उसमें लाखों श्रद्धालु, साधु संत, अघोरी, तांत्रिक साधक, आध्यात्मिक पर्यटक, इसी विशाल जम्मू समूह के कारण ही महाकुंभ ऑफ द ईस्ट कहते हैं। यह एक तरीके से धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि स्त्री शक्ति, उसकी उर्वरता, उसकी सृजन शक्ति के उत्सव का प्रतीक है। अगर किसी महिला को रजस्वला की कंडीशन नहीं बनती, अगर पीरियड्स नहीं आते, इसका मतलब वो मां नहीं बन सकती उसके बाद। यानी कि मां बनना मतलब होता है उसकी सृजनात्मक शक्ति, यस, उसकी फर्टिलिटी, कि वो मां बन सकती है, कुछ पैदा कर सकती है। ये महिलाओं का गुण होता है, महिलाओं के लक्षण है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक, अब हम जो बात करते हैं उसको ध्यान से सुन लीजिए। चाइना बीट्स द यूएस विद द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। चाइना ने अमेरिका के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर को बीट कर दिया, यानी कि चाइना ने विश्व का सबसे तेज चलने वाला सुपर कंप्यूटर बना लिया है। ये रही आपकी न्यूज, ठीक है। हाल ही में जारी टॉप 500 सुपर कंप्यूटर रैंकिंग, जो जून 2026 में शुरू हुई है, चीन के लाइन साइंस सुपर कंप्यूटर ये रहा, ने अमेरिका के ईआई कैपिटन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बनने का दावा किया है कि भाई मेरा ये है। अमेरिका कौन सा था? ईआई कैपिटन। ये सुपर कंप्यूटर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स जो कैलकुलेशंस होती हैं, बहुत ज्यादा संख्या में, बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को करने में कहा जाता है सक्षम होते हैं। तेज गति से कंप्यूटर का काम करते हैं और ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान कर सकते हैं जो इंसान हमारे दिमाग की क्षमता के बाहर है, जो सामान्य कंप्यूटर नहीं कर सकते। अब इसके माध्यम से हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाइमेट मॉडलिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, न्यूक्लियर सिमुलेशंस, स्पेस रिसर्च, जेनोमिक, ड्रग डिस्कवरी, ये सारी जितनी भी डीप रिसर्च की जो सेक्टर हैं, उनमें सुपर कंप्यूटर का ही यूज होता है कि भाई कैसे कैसे किस तरीके से चीजें हो सकती हैं।
जो हम साधारण तरीके से नहीं कर पाएंगे। टॉप 500 रैंकिंग क्या है? टॉप 500 विश्व के सबसे शक्तिशाली 500 कंप्यूटरों की हर साल रैंकिंग दिखाई जाती है और ये दो बार प्रकाशित होती है, एक जून में और एक नवंबर में। लाइन साइन की क्षमता कितनी है? 2.19 एक्साफ्लॉप, अर्थात प्रति सेकंड ये रहे 2.198 क्विंटिलियन की गणनाएं करने में कैपेबल है। यानी कि एक एक्साफ्लॉप इज इक्वल टू 10 टू द पावर 8 18 फ्लॉप्स होते हैं और 1 क्विंटिलियन कैलकुलेशन पर सेकंड कर सकता है। ये बहुत ज्यादा है हमारी कैलकुलेशन, मतलब सोचिए 10 टू द पावर 18 फ्लॉप्स की स्पीड है, ये मिनिमम है। ऐसी कंडीशन उसकी कितनी है? 2.198, यानी कि पर सेकंड इतनी गणनाएं कर सकता है वो, इतना सुपर फास्ट कंप्यूटर है। चलिए, अब अगला एक टॉपिक और भी है। बैंक्स कैन एक्सटेंड लोन्स अगेंस्ट द एफसीएनआरबी डिपॉजिट्स, सेज आरबीआई। आरबीआई ने कहा है कि वैन जो बैंक हैं अब वो एफसीएनआरबी के डिपॉजिट के बिहाफ पर लोन ले सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। अब यहीं पर बात बनती है कि एफसीएनआरबी है क्या, और इकोनॉमी में आप अच्छे से जानते हो इस तरह के टर्मिनोलॉजी वाले कई सारे क्वेश्चंस आते हैं प्री एग्जाम में, इसलिए मेरा टारगेट है कि मैं इनको आपको कराता चलूं साथ के साथ। चलिए आते हैं। हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों को एफसीएनआरबी डिपॉजिट के विरुद्ध यानी अगेंस्ट ऋण लेने की अनुमति प्रदान की है। साथ ही बैंकों को इन जमाओं के आधार पर स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट जारी करने की भी अनुमति दी है। तो दो चीजें हैं, एफसीएनआरबी डिपॉजिट और स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट। ये दो चीजें क्या है? अब ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि एनआरआई डिपॉजिट को आकर्षित करने के लिए, कि जो विदेशों में रहने वाले जो एनआरआई पीआईओ हैं, ओवरसीज सिटीजन हैं, उनको आकर्षित करने के लिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को बढ़ाने के लिए, विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाने के लिए, और भारतीय रुपए को बाहरी झटकों से सुरक्षित रखने के लिए। क्योंकि भारतीय रुपया जो है आप देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले बहुत नीचे चला जा चुका है, 90 रुपए से नीचे खेल रहा है इस समय। बहुत कोशिश कर ली लेकिन नहीं आ पा। तो ऐसे में हम विदेशी मुद्रा को हम क्या करना चाहते हैं? स्टोर रखना चाहते हैं, विदेशी मुद्रा को बढ़ावा देना चाहते हैं, विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना चाहते हैं एक दूसरे तरीके से। एफसीएनआरबी, एफसीएनआरबी की फुल फॉर्म समझ लीजिए क्या है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट अकाउंट, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जो विदेशी लोग, एनआरआई लोग हमारे देश में विदेशी करेंसी में अपना अकाउंट रखते हैं, विदेशी करेंसी में, ठीक है ना? एक विशेष प्रकार का फिक्स टर्म डिपॉजिट अकाउंट है। इसे कौन खोल सकता है? एनआरआई, पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ यानी भारतीय मूल के लोग, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये। लेकिन इसकी मुख्य विशेषता क्या है? सामान्य एनआरआई अकाउंट जो है, जो कंडीशन है उसमें विदेशी मुद्रा भारत आने पर भारतीय रुपए में परिवर्तित हो जाती है। अगर कोई सामान्य एनआरआई व्यक्ति अपना सिंपल अकाउंट खोलता है तो विदेशी मुद्रा जैसे ही इसमें डालेगा हमारे इंडियन करेंसी में क्या हो जाएगी? काउंट हो जाएगी। मतलब उसने $10 डाले तो हमारे यहां पर 950 रुपए आ जाएंगे, इस तरीके से रुपए में शो होता है। लेकिन एफसीएनआरबी अकाउंट में जिस राशि विदेशी मुद्रा में डालोगे तो वहीं पर वहीं बनी रहेगी। अगर इस अकाउंट में पैसा डाला है तो $10 का $10 ही यहां दिखाई देगा, रुपए में कन्वर्ट नहीं होगा। तो ये डिफरेंस है सामान्य एनआरआई अकाउंट और आपके एफसीएनआरबी अकाउंट के बीच में। क्लियर हो गया? ये ध्यान रखना। इसका मतलब इसमें कौन कौन सी मुद्राएं डाली जा सकती हैं? यूएस डॉलर है, ब्रिटिश पाउंड है, यूरो है, जापानीज येन है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इन सबको आप डाल के रख सकते हो, इन देशों में आप कर सकते हो, इस मुद्रा का उपयोग एफसीएनआरबी अकाउंट में कर सकते हो। और इसी के बिहाफ पर सोचिए बैंकों को ऋण देने की, ऋण एक्सटेंड करने की उन्होंने क्षमता को दिया है, ठीक ना? अब इसकी विशेषताएं क्या है? जीरो एक्सचेंज रेट रिस्क डिपॉजिटर। सबसे बड़ा लाभ यह है कि जमा की गई राशि विदेशी मुद्रा में ही रहती है, रुपए के अवमूल्यन होने पर ना होने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी रुपए की कीमत गिरे या बढ़े इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके $10 थे $10 ही रहेंगे, ठीक है ना? यानी कि इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। एनआरआई ने $10,000 जमा किए हैं तो मैच्योरिटी के बाद में उसे डॉलर में ही भुगतान मिलेगा, ब्याज के साथ में, इंडियन करेंसी में नहीं। टैक्स बेनिफिट, भारतीय कर कानूनों के अनुसार प्रिंसिपल अमाउंट टैक्स फ्री है, इंटरेस्ट इनकम टैक्स फ्री है, फुल रिपीटिशन अलाउड है। यानी कि आपका आप जमा करो, सिर्फ सारी चीजें आपके लिए फ्री है। जो आप जमा करोगे वो भी टैक्स फ्री, जो आपको इंटरेस्ट इनकम मिली है वो भी टैक्स फ्री है,
और फुल रिपेट्रिएशन यानी कि आप पूरा का पूरा वापस ले जाते हो, उसको भी अलाउ है। बस आप जमा करो, हम आपको पूरी छूट दे रहे हैं, ठीक है ना? फुल रेपेट्रिएबल यानी मूलधन और ब्याज दोनों को विदेश वापस भेजा जा सकता है, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हाल ही में आरबीआई ने क्या परिवर्तन किया है? लोन अगेंस्ट एफआरआरबी नया प्रावधान है कि अब भारतीय बैंक और उनकी विदेशी शाखाएं इस डिपॉजिट के विरुद्ध ऋण प्रदान कर सकती हैं कि भाई तुमने जमा किया है, ठीक है, तो इसके बिहाफ पे तुम लोन लेना चाहो तो लोन ले लो हमसे, हम लोन दे रहे हैं, आप पैसा जमा करो, डॉलर जमा करो, हम तुम्हें लोन दे देंगे। लिक्विडिटी एक्सेस डिपॉजिट अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी और एनआरए पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अब तक तो वो केवल जमा करते थे, ब्याज लेते थे, अब उस पर लोन ले सकते हैं। यानी मैच्योरिटी से पहले उसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे एफडी है, हम अब एफडी करते हैं तो वो पर्टिकुलर 3 साल 5 साल 7 साल की होती है या इस तरह से होती है। अगर हमें उससे पहले पैसे की जरूरत है तो हम क्या करें? तो या तो एफडी ब्रेक करो तो सारी छूट चली जाएगी। इसी तरह से ये भी है, लेकिन इसमें कंडीशन क्या हो गई कि हमारे पास एफडी के बिहाफ पर आप लोन ले सकते हो बैंक से, इस पर नहीं थी। अब इसको आपको लोन दे दिया गया कि भाई आप समय से पहले इसको मैच्योरिटी से पहले इसको ब्रेक मत करिए, आप लोन ले लीजिए। इस तरह से भरोसा बढ़ा रहे हैं। स्टैंड बाय लेटर ऑफ क्रेडिट ये क्या चीज है? ये एक बैंक गारंटी जैसी व्यवस्था है। आरबीआई की अनुमति बैंक अब एफसीएनआरवाई डिपॉजिट को कोलेटरल बना करके ओवरसीज लैंडर्स के पक्ष में सीबीएलसी एसबीएलसी जारी कर सकते हैं। विदेशी वित्तीय संस्थानों को ऋण प्राप्त करना आसान हो जाएगा। एनआरआई निवेशकों को अतिरिक्त सुविधा मिलेगी। ये रहा लेटर ऑफ क्रेडिट यानी कि ऋण देने की क्षमता एक तरीके से गारंटी दी जा रही है कि भाई लेटर ऑफ क्रेडिट आप दे सकते हैं। ये रहा, तो ये क्लियर हो गया। अगला एक इंफॉर्मेशन और भी है, इकोनॉमी से ही रिलेटेड है। IRDAI मूव्स पैनल टू मैनेज 800 करोड़ पीईपीएफ। ओके, ये रहा पीईपीएफ। पीईपीएफ बोले तो पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। ये रहा पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। 800 करोड़ रुपए आरबीआई इरडा जो है अब इसको खुद मैनेज करेगी। अब ये इरडा क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण हाल ही में इरडा ने पॉलिसी होल्डर्स एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड के लगभग 800 करोड़ रुपए के प्रबंधन के लिए गठित समिति को समाप्त कर दिया कि जो समिति इसका फंड का प्रबंधन करती थी, आपके पीईपीएफ फंड का, उसको उन्होंने समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर इरडा स्वयं इस निधि का प्रबंधन और उपयोग खुद देखेगी। कमेटी को हटा दिया गया है कि उसकी अब जरूरत नहीं है। अब बात आती है कि ऐसा क्यों? पॉलिसी होल्डर की जिन्होंने पॉलिसी ले रखी, जैसे हमने आपने सबने कुछ ने कहीं ना कहीं तो बीमा ले रखा है ना, उन सभी के जो पॉलिसी हैं उनके हितों की रक्षा करने के लिए, पारदर्शिता के लिए, एफिशिएंट फंड यूटिलाइजेशन के लिए, कि भाई जो फंड बना हुआ है उसके सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए ये किया गया है। इरडा भारत की स्टेटरी रेगुलेटरी बॉडी है, यानी कि एक वैधानिक संस्था है। संवैधानिक नहीं, स्टेटरी है, वैधानिक है, जो देश के इंश्योरेंस सेक्टर को विनियमित करती है, रेगुलेट करती है, पूरे के पूरे इंश्योरेंस सेक्टर को उसकी निगरानी करती है, सुपरविजन करती है। यानी पॉलिसी होल्डर के हितों की रक्षा करना, इंश्योरेंस इंडस्ट्री को सुव्यवस्थित करना और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को सिक्योर करना है। यानी कि वित्तीय जो क्षमता है, स्थिरता है, उसको मजबूत बनाना, ये इसका काम है। और इसके संदर्भ में कंडीशन ये थी कि 1994 में एक कमेटी बनाई गई थी जिसे हम कहते हैं मल्होत्रा कमेटी 1994। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। ये सब चीजें आपको देखिए किसी क्लास में नहीं मिलेंगी बेटा, इसीलिए मैं यहां पर आपको डिस्कस कर रहा हूं। ध्यान रखना, मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों के आधार पर भारत में बीमा क्षेत्र के व्यापक सुधार के लिए कई सारे सुझाव दिए गए। उनमें से एक सुधार यह था कि इंश्योरेंस सेक्टर का उदारीकरण किया जाए, प्राइवेट कंपनीज को अनुमति दी जाए इंश्योरेंस सेक्टर में आने के लिए, इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाए, अलग से इसके लिए प्राधिकरण का गठन किया जाए। और इसी की सिफारिश के आधार पर ही इरडा का गठन हुआ था। यस, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इरडा का गठन किस समिति की सिफारिश पर हुआ? मल्होत्रा कमेटी की सिफारिश पर। तो कब हुआ था? 1999 में। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 99 इसके लिए कानून बनाया गया।
इसका हेड ऑफिस कहाँ है? हैदराबाद में। एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेचर क्या है? स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी है। यस, वैधानिक संस्था, संवैधानिक नहीं। इरडा में कौन कौन लोग होते हैं? देखिए, एक होता है अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन, एक होता है। फुल टाइम मेंबर होते हैं पांच, अधिकतम पांच हो सकते हैं। पार्ट टाइम मेंबर अधिकतम चार हो सकते हैं। और सभी सदस्यों की नियुक्ति सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। केंद्र सरकार इसकी नियुक्ति करती है। चलिए, अभी आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, 2026 का पेपर देखा होगा आपने। देखा कि नहीं देखा? यस, पेपर थोड़ा टफ था। आखिर इस तरह के टफ पेपर को बनाने की सिफारिश किसने की? ऐसा ऐसा क्यों हुआ? भाई, यूपीएससी का पेपर जो प्री एग्जाम है वो जस्ट क्वालिफाइंग बनाने का प्रयास किया गया था। पेपर इजी हो तो भी तो सोचिएगा, स्टूडेंट्स कहां तक जाएंगे? कुछ अच्छे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे, मेरिट थोड़ी हाई जाएगी। और टफ बना दोगे तो मेरिट नीचे जाएगी। ठीक है ना? आखिर इसमें मिनिमम क्राइटेरिया तो है नहीं। आखिर इन सब चीजों के पीछे है क्या? इसी के लिए एक बड़ा अच्छा सा आर्टिकल आया था, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनर 2026 टफ बाय डिजाइन और डिफॉल्ट। यानी कि डिजाइन में ही टफ था या वो डिफॉल्ट के साथ टफ बन गया। और इसको लेकर के कई सारी कमेटीज की इसमें चर्चा की गई है इस आर्टिकल में। तो इसको आप पढ़िए। और मैंने वही करने की कोशिश की है कि अब तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्या किया गया है, कैसे कैसे किया गया। तो कौन कौन सी कमेटी है, इनको एक साथ सीक्वेंस में पढ़ लीजिएगा। नंबर एक, 1979 में आपकी पहली कमेटी बनी थी, कोठारी कमेटी, जिसने प्रीलिम्स की शुरुआत की थी। जीएस और ऑप्शनल पेपर दोनों, एक पेपर जीएस का, एक पेपर ऑप्शनल का हो रहा करता सब्जेक्ट वाइज। ये इसकी सिफारिश थी। उसके बाद 2000 में अलग कमेटी बनी, वाई के अलग कमेटी। इन्होंने सीसेट की अवधारणा पेश की लेकिन लागू नहीं किया था। और केस स्टडी आधारित प्रश्नों की बात रखी थी इन्होंने। हालांकि इनकी मांग जो है उस समय इंप्लीमेंट नहीं हुई। इन्होंने कहा कि सीसेट होना चाहिए, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होने चाहिए जो बच्चों की सिविल सर्विसेज की एप्टीट्यूड को चेक कर सके। तो ठीक है, ओके। लेकिन उस समय बात आई और गई हो गई। ठीक। फिर आई 2009 में एस के खन्ना कमेटी। इन्होंने जीएस पेपर वन और सीसेट की संरचना को लागू करवाया। इन्हीं की सिफारिशों पर लागू हुआ कि एक पेपर जीएस का होगा और एक पेपर सीसेट का होगा। ये इनकी सिफारिश पर लागू हुआ 2009 से। फिर आई सेकंड एआरसी कमेटी 2008 में, इससे थोड़ा सा पहले, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमेटी सेकंड। उन्होंने कहा कि ब्रिज कोर्स होने चाहिए यूनिवर्सिटी के साथ अलाइन करके, यानी कि यूपीएससी और यूनिवर्सिटीज में दोनों के पैरेलल कुछ ऐसे कोर्स होने चाहिए जो दोनों की जरूरी चीजों को अलाइन करते हो। ऐसा ना हो कि यूनिवर्सिटी कुछ और पढ़ा रही है और यूपीएससी कुछ और पूछ रहा है। नहीं, यूपीएससी के अकॉर्डिंग अलाइन करने वाले कुछ सब्जेक्ट और कुछ ऐसी चीजें, एजुकेशनल सिस्टम होना चाहिए जो दोनों को अलाइन करता हो। ये उसकी सेकंड एआरसी की रिफॉर्म कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। ठीक है ना? कोई बात नहीं, वो तो एक अलग चीज है। लेकिन अब इसके बाद जो इंपॉर्टेंट कमेटी बनी थी वो थी 2011-12 की, अरुण निवेकर कमेटी। इन्होंने कहा कि इन्होंने मेंस के पेपर में चेंज किया कि जीएस के 4 पेपर होंगे मेंस के। ठीक। इथिक्स का एक पेपर कंपलसरी होगा और 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते थे, उनमें से अब एक ऑप्शनल होगा। ये इनकी सिफारिश है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 1 ऑप्शनल पेपर या 4 जीएस के पेपर या मेंस के पेपर में पैटर्न चेंज करने के लिए किस कमेटी की सिफारिश की गई थी? ये रही। और उसके बाद आई 2015-16 में बीएस वासवान कमेटी, ऑप्शनल हटाने और एज रिडक्शन की सिफारिश की, जिस पर अभी तक कोई चर्चा नहीं हुई है। इन्होंने कहा कि ऑप्शनल को हटा दीजिए, जीएस के पेपर ही आपके 4 की जगह पर 6 कर दीजिए, जिस पर पैटर्न पर यूपी पीसीएस में हो चुका है। यूपी में आपके 6 जीएस के पेपर होते हैं मेंस में, ऑप्शनल नहीं होता। इसी तरह की सिफारिश इन्होंने कही थी। ये रही। और एज को कम कर दीजिए। इन्होंने एज की बताई थी कि 25 साल मैक्सिमम एज होनी चाहिए, जो इस समय 32 ईयर्स है। तो होपफुली कि इनको सीक्वेंस में याद कर लीजिए, आपका काम आ जाएगा। एक क्वेश्चन है बहुत छोटा सा, आज ही के दिन यानी कि कल के दिन 24 तारीख को इंडो पाक अकॉर्ड ऑन अमृतसर लाहौर एक्सप्रेस ट्रेन लिंक, यानी कि आज से लगभग 50 साल पहले उसी दिन भारत और पाकिस्तान के बीच में, अमृतसर लाहौर के बीच में पहली ट्रेन शुरू हुई थी।
समझौता एक्सप्रेस। तो चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा। समझौता एक्सप्रेस 22 जुलाई 2026 को अमृतसर लाहौर एक्सप्रेस, जिसे बाद में समझौता एक्सप्रेस का नाम दिया गया था, किया गया। लगभग 50 साल पूरे हो गए हैं। यह रेल सेवा भारत पाकिस्तान के बीच पीपल पीपल कनेक्टिविटी और पीपल डिप्लोमेसी और मानवीय संबंधों का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक मानी जाती थी, क्योंकि भाई लोगों का आना जाना होता था इसके थ्रू। लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद में और जो हमारे यहाँ द्विपक्षीय तनाव बने हुए हैं, उसकी वजह से ये वर्तमान में स्थगित है, यानी कि अब ये नहीं चल रही है, सस्पेंड कर दिया गया है, बंद नहीं की गई, सस्पेंड। बोले जब तक संबंध सुधरते नहीं तब तक ये नहीं चलेगी। और ये जाती थी बाघा बॉर्डर से, अटारी से लेकर के, अटारी से होते हुए बाघा बॉर्डर होते हुए पाकिस्तान ला आपके जाती थी ये। क्लियर है? लाहौर तक। प्रारंभ कब हुआ था? 22 जुलाई 1976 को अमृतसर लाहौर एक्सप्रेस के रूप में। ठीक है ना? बाद में इसका नाम समझौता एक्सप्रेस कर दिया गया। एक्चुअल में इसकी शुरुआत हुई थी 1972 के शिमला समझौते के तहत, जो कि भारत पाकिस्तान 1971 का जो युद्ध हुआ था, जिसमें बांग्लादेश का निर्माण हुआ, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के बीच में मीटिंग हुई, एग्रीमेंट हुआ, जिसमें भारत की तरफ से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की तरफ से जुल्फकार अली भुट्टो इसमें बैठे और उन्होंने इस पर द्विपक्षीय संबंधों को शांतिपूर्ण समाधान करने की बात कही, लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की बात कही, विश्वास निर्माण करने की बात कही, उससे संबंधित था और उसी बिहाफ पर यह समझौता एक्सप्रेस शुरू की गई थी। इसी के परिणाम स्वरूप 1976 में यह रेल सेवा शुरू की गई थी। ठीक है ना? एवोल्यूशन ऑफ द सर्विसेज 1976, यह सेवा का विकास है। ओके, क्लियर हो गया? तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें, ऐसी इग्नोर्ड चीजें होती हैं, उनको भी हमें पढ़ लेना चाहिए। अब एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कार्बन आइसोटोप्स क्लॉक्स ऑफ द शॉट। देखने में लग रहा होगा कि सर ये कहां से न्यूज बनाते हैं। यही तो चीजें होती हैं जहां से न्यूज बनती हैं और हम और आप नहीं देख पाते, हम और आप नहीं देख पाते हैं। मतलब मैं तो देख लूंगा, सामान्य तौर पर नहीं देख पाते हैं। यस, आइसोटॉप्स वगैरह। देखिए, इसमें दो चीजें हैं, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और आइसोटोप। आइसोटोप यानी कि समस्थानिक कहते हैं, एक आइसोबार होता है, संभारी कहते हैं। केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा समस्थानिक और संभारी, पढ़ा है कि नहीं? समस्थानिक संभारी यही है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए एक धूमकेतु में उपस्थित हाइड्रोजन और कार्बन आइसोटोप्स के अनुपात का अध्ययन किया है उस धूमकेतु में। है, ध्यान रखना, कॉमेट में, कि उसमें हाइड्रोजन और कार्बन के जो आइसोटोप्स हैं उनका रेशियो क्या है। और इस अध्ययन से धूमकेतु के निर्माण का समय और उसका तापमान वगैरह, विकिरण वगैरह, इंटरस्टेलर गैस क्लाउड का रासायनिक जो कंपोजिशन संरचना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। अब कहोगे सर इससे समय पता चल जाएगा? एब्सोल्युटली, क्योंकि आइसोटोप्स की अपनी डिग्रेड होने की, उसके डेड होने की, उसके खत्म होने की अपनी एक सीमा होती है, एक समय होता है। और जितने समय में वो खत्म होता है उसी के अनुसार पता चलता है कि ये चीज कितनी पुरानी है। जैसे आपने एक नाम सुना होगा, कार्बन का आइसोटोप है C14, कार्बन 14, जो हमारे विभिन्न जो कहा जाए कार्बन मटेरियल जो होते हैं उनके डिके को दर्शाता है कि ये चीज कितनी पुरानी है, कार्बन 14 के माध्यम से पता करते हैं। ये तो आपने सुना होगा ना। तो वही है उसी तरह के आइसोटोप्स। क्या होते हैं? देखिए, हम जब आप अच्छे तरीके से जानते हैं, एक एटम होता है, परमाणु जिसे हम कह सकते हैं, और एटम के अंदर एक होता है न्यूक्लियस। बाहर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और अंदर उसके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। बात समझ गए? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। लेकिन हर एटम में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर हो यह जरूरी नहीं है। अगर दो चीजों के प्रोटॉन समान हैं और न्यूट्रॉन अलग अलग हैं तो कहलाता है आइसोटोप। ये रहा आइसोटोप। रासायनिक तत्व है, ऐसा रूप होता है जिसमें प्रोटॉन की संख्या तो समान होती है लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो सकती है। इसका मतलब क्या हो गया? ये इनका एटॉमिक नंबर समान है, समान केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होता है क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है, इसलिए एटॉमिक मास भी अलग हो जाएगा। ठीक है ना? इसलिए आइसोटोप रासायनिक रूप से लगभग समान व्यवहार करते हैं लेकिन उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है, मास।
इज इट क्लियर? ध्यान से सुनना, समझ लेना। तो दो अलग अलग तत्व जिनका प्रोटॉन की संख्या समान हो, न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो, आइसोटोप्स कहलाते हैं। इसका मतलब है कि उनका एटॉमिक नंबर बिल्कुल सही होगा, सेम होगा, करेक्ट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, लेकिन एटॉमिक मास अलग अलग होगा क्योंकि न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग है। क्योंकि एटॉमिक मास क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का ऐड। ठीक है ना? अब इसमें हाइड्रोजन आइसोटोप्स, आपने नाम सुना होगा प्रोटियम, जिसमें एक प्रोटॉन होता है, ड्यूटीरियम जिसमें एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है, एक ट्राइटियम होता है हाइड्रोजन का, एक प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होते हैं। ये ध्यान रखना। ये रहे दो, और एक ये रहा। यानी कि प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ड्यूटीरियम में एक न्यूट्रॉन होता है, ट्राइटियम में दो न्यूट्रॉन होते हैं। हो सकता है आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए जनरल साइंस के, अच्छे अच्छों से फिर हिलेंगे नहीं। अब प्रोटियम जो होता है सबसे सामान्य हाइड्रोजन होता है, लगभग 99.98% यही होता है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। ड्यूटीरियम हैवी हाइड्रोजन होता है, तभी तो आपका वो बनता है भारी जल, हैवी वाटर, D2O। याद आ रहा है नहीं आ रहा? सामान्य H2O होता है, एक D2O होता है। सामान्य भारी जल क्या होता है? भारी जल क्या होता है? D2O। केमिस्ट्री में और उसमें पढ़ते हो नहीं पढ़ते? न्यूक्लियर वाला जो चैप्टर होता है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में, वहां पर होता है। तो ये रहा हैवी हाइड्रोजन। ये न्यूक्लियर रिसर्च और आइसोटोप स्टडी में उपयोग होता है, बिल्कुल सही बात है। ट्राइटियम रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, ये न्यूक्लियर फ्यूजन और सेल्फ ल्यूमिनस डिवाइस के उपयोग में काम आता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। इसी को पढ़ाने के लिए मैंने ये टॉपिक आपका सर्च किया है कि इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इतनी डेप्थ में चीजें आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी किताब में भी नहीं मिलने वाली हैं। ठीक है ना? उसी प्रकार से कार्बन आइसोटोप C12, C13, C14 ये रहे, इनमें सब में छह छह प्रोटॉन होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है, 6, 7, 8। कार्बन 14 में आपके 6 और 8 14, 6 और 7 13, 6 और 6 12 इस तरीके से होते हैं। कार्बन 12 सबसे ज्यादा पाए जाने वाला आइसोटोप है, स्टेबल है। कार्बन 13 स्टेबल आइसोटोप है, क्लाइमेट और जियोलॉजिकल स्टडीज में उपयोग होता है। लेकिन कार्बन 14 जो होता है रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, रेडियो कार्बन डेटिंग के काम आता है। कार्बन डेटिंग यानी कि कार्बन की उसकी तिथि निर्धारण के काम आता है। इसीलिए ध्यान रखिएगा, आइसोटोप को हम क्लॉक भी कहते हैं, नेचुरल क्लॉक कहा जाता है आइसोटोप्स को। यही पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। यानी रेडियो एक्टिव आइसोटोप समय के साथ निश्चित दर पर क्षय होता है, उनका डिके होता है, इसलिए इस तरीके से प्राकृतिक क्लॉक की तरह व्यवहार करते हैं। कार्बन 14 डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग, ये तमाम तरह की डेटिंग के काम आते हैं, चीजों को पता करने के लिए। याद है? क्लियर हो गया? चलिए, अच्छी बात है, क्लियर हो जाए तो। अब जेम्स वेब टेलीस्कोप क्या है? जेम्स वेब टेलीस्कोप विश्व का सबसे शक्तिशाली इसके जो स्पेस टेलीस्कोप है वो माना जाता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम के साथ काम करता है। हबल टेलीस्कोप के बाद ये दूसरा है, हबल टेलीस्कोप के बाद दूसरा है। ठीक है ना? क्योंकि दोनों दूरबीनें इसमें एक दूसरे की पूरक मानी जाती है, दोनों जो दूरबीनें हैं एक दूसरे की पूरक मानी जाती हैं। इसका विकास किसने किया है? संयुक्त विकास किया गया नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और कनाडियन स्पेस एजेंसी के माध्यम से। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। तो ये इंफ्रारेड है, 2021 में लॉन्च की गई थी। सन अर्थ एल लेटू रेंज लैंग्वेज पॉइंट पर लोकेटेड है। 6.5 मीटर का इसका डायमीटर है, जो मिरर है जहां से इसकी जानकारी लिया थी 6.5 मीटर का है। नासा, ईएसए और सीएसए का कंबाइंड ग्रुप है, ये ज्वाइंट वेंचर है। ठीक। अब एक आपने टॉपिक सुना होगा ब्रिक्स का। ब्रिक्स कैन प्ले अ वाइटल रोल इन डीलिंग विद द टेररिज्म। अभी हाल फिलहाल खूब नाम सुन रहे होगा, ब्रिक्स डिफेंस की मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स की ये मीटिंग हो रही है, ब्रिक्स की वो मीटिंग हो रही है, तमाम तरह की चीजें। तो मुझे लगा कि क्यों ना आप लोगों को ब्रिक्स के बारे में थोड़ा बता दिया जाए। देखिए, ब्रिक्स 5 देशों के नाम से मिलकर बना है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ध्यान रखना, यह उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं का एक संगठन है।
अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिक्स देशों के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की 2 दिवसीय बैठक को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आतंकवाद आज मानवता की सबसे बड़ी चुनौती है और इससे निपटने में ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। और इस बैठक में सदस्य देशों ने भारत की ब्रिक्स चेयरशिप का पूर्ण समर्थन किया, फुल सपोर्ट किया कि आपकी चेयरशिप आपकी रहनी चाहिए। ठीक ना? ब्रिक्स शब्द सबसे पहले आया था ब्रिक, नॉट ब्रिक्स। जिम ओ'नील गोल्डमैन सैक्स इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे, उन्होंने ये दिया था 2001 में। और 2010 में इसमें साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हो गया, तो ये बन गया ब्रिक्स। पहले 4 देशों का था, 2001 में इसका गठन हुआ एक तरीके से, फिर 2010 में साउथ अफ्रीका जुड़ गया तो बन गया ब्रिक्स। और ये उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, यानी कि विकसित देशों में सबसे आगे, सॉरी, विकसित देशों से थोड़ा सा पीछे और विकासशील देशों में सबसे आगे की अर्थव्यवस्थाएं हैं, ये समझ लेना। इनका उद्देश्य क्या है? इन सभी देशों में आपस में इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा देना, आर्थिक सहयोग को, पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन, राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म करना, जो आपके वैश्विक प्रशासन है उसमें सुधार करना, साउथ साउथ कॉपरेशन, यानी कि जो पिछड़े देश हैं, विकासशील देश हैं, उनके बीच में आपस में क्या करना है? सहयोग को बढ़ावा देना है। ओके, तो इस तरीके से ये कंसेप्ट है। इसमें वर्तमान में सदस्यों की संख्या है 10। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका 2010 में हुआ। उसके बाद इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, यूएई और इंडोनेशिया, ये सभी सदस्य इसके जुड़ चुके हैं टोटल मिलाकर के। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक, ये मैंने कल की क्लास में आपको बताया था, जिसमें उज्बेकिस्तान इसमें जुड़ गया है, एनडीबी बैंक में जुड़ा है वो। ओके, चलिए, अब ब्रिक्स देशों का महत्व क्या है? वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ, यानी कि जो दक्षिण भारत का, जो दक्षिण भारत क्यों, जो दक्षिण के देश हैं उनकी एक तरीके से आवाज है। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, यानी कि एक ध्रुवीय दो ध्रुवीय नहीं, बल्कि विश्व को बहुध्रुवीय विश्व बनाने की क्षमता रखता है ये। ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म, अल्टरनेटिव फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इसने एक वैकल्पिक जो वित्तीय व्यवस्था है उसको बढ़ावा देने की कोशिश की है। और एनडीबी, नेशनल डेवलपमेंट बैंक का गठन किया, साउथ साउथ कॉपरेशन को बढ़ावा दे रहा है। भारत के लिए स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इसके माध्यम से भारत को फायदा यह है कि इसके माध्यम से वो रणनीतिक भागीदारी और रणनीतिक स्वायत्ता उसको बढ़ा दे सकता है। काउंटर टेररिज्म कॉपरेशन, एक दूसरे के साथ मिलकर के हम आतंकवाद को रोकने की कोशिश कर सकते हैं। एनर्जी सिक्योरिटी का फायदा उठा सकते हैं, एनर्जी सिक्योर कर सकते हैं। ग्लोबल लीडरशिप, हम विश्व में सभी एक इकट्ठे होकर के दुनिया में एक नेतृत्व क्षमता दे सकते हैं। और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी, आर्थिक कूटनीति का फायदा उठा सकते हैं भारत के लिए, ये इसका महत्व है। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक आज का ये रहा, सेंटर टाइटन्स नॉर्म्स फॉर द फॉरेन डोनेशंस। केंद्र सरकार ने जो विदेशी चंदा मिलता है उसको लेकर के जो रूल्स हैं उसको और ज्यादा कठोर कर दिया है, टाइट कर दिया है। एफसीआरबी, फॉरेन कंट्रीब्यूशन वाला, उसको टाइट करने की कोशिश की है। तो ये है क्या चीज? आइए, विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010, एफसीआरए, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 में ये बनाया गया था, सरकार ने बनाया था ये 2010 में, कि जो विदेशी चंदा प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन और अन्य संस्थानों के लिए नियमों को और सख्त करने का आदेश दिया गया है। इसका उद्देश्य है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी और नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करना, यानी कि पारदर्शिता, जवाबदेहिता और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और विदेशी धन के दुरुपयोग को रोकना, यह इसका उद्देश्य था। हाल ही में इसलिए और ज्यादा टाइट किया है। ओके, अब फॉरेन कंट्रीब्यूशन एक्ट 2010 में क्या हुआ? यह एक प्रकार का केंद्रीय कानून है। उसका उद्देश्य विदेशी स्रोतों से प्राप्त होने वाले जो चंदा है उसके विनियमित करने के लिए बनाया गया था, कि भाई उसको हम देख सकें कि भाई कहां आ रहा है, किसके पास आ रहा है, किस तरीके से आ रहा है, कहां इसका इस्तेमाल हो रहा है, कहीं गलत काम तो नहीं हो रहा। और इसका जो प्रशासन है वो देखता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, क्योंकि अल्टीमेट आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये। उद्देश्य क्या थे? विदेशी धन के उपयोग में पारदर्शिता, राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेशी प्रभाव,
को नियंत्रित करना और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वतंत्रता को बनाए रखना, ये 2010 के एक्ट के प्रावधान थे। बात आती है कि 2010 के प्रावधान में की पॉइंट क्या थे, उसको की पॉइंट को समझ लीजिएगा। इसमें सबसे पहले तो जो एनजीओ विदेशी चंदा लेना चाहता है उसको रजिस्ट्रेशन कराना होगा, यानी कि पूर्व परमिशन लेनी होगी सरकार से, ठीक है ना। दूसरा, सेपरेट बैंक अकाउंट खोलना होगा, जो भी आप पैसा लेते हैं उसके लिए अलग से आपको अकाउंट खोलना होगा, ठीक है ना। यानी डोमेस्टिक फंड से अलग रखना होगा कि घरेलू पैसा आता उसको अलग, विदेशी चंदा आता उसको अकाउंट अलग होगा। एनुअल रिपोर्टिंग, इसकी पंजीकृत संस्था को आपको एनुअल रिपोर्ट देनी पड़ेगी, यानी कि रिटर्न देना पड़ेगा, फंड यूटिलाइजेशन के बारे में बताना पड़ेगा कि कैसे कैसे कहां कहां पर आपने यूज किया। प्रोहिबिटेड कैटेगरीज, इसमें एक चीज और थी कि कहां पर आप क्या नहीं कर सकते हैं। इसमें निम्नलिखित संस्थाएं विदेशी अंशदान प्राप्त नहीं कर सकते। कौन कौन? चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, इलेक्शन कैंडिडेट्स, राजनीतिक दल, सांसद, विधायक, न्यायाधीश, सरकारी कर्मचारी, समाचार पत्रों के संपादक, प्रकाशक, ये इस फंड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये कहोगे ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हाल फिलहाल में इसी के बिहाफ पर ही तो कई सारी चीजें आई हैं। कई सारे जो संपादक हैं, पत्रकार हैं, उन पर इसी तरह का तो कानून का आरोप लगाया गया। आपने नाम सुना होगा, अभिषार शर्मा का, उनको अरेस्ट किया गया, कई सारे लोगों को अरेस्ट किया गया कि भाई एक पर्टिकुलर चैनल पर जाकर के आपने डिबेट में पार्टिसिपेट किया और उन्होंने आपको पेमेंट किया, ठीक है ना। अब पता चला कि जिस कंपनी ने इनको डिबेट में बुलाया था वो किसी फॉरेन फंडिंग से चलती है। उन्होंने इनको बुलाया, ये चले गए, इनको पेमेंट मिला, इसी ब्याह पर ये पकड़े गए थे। अब उस पर कार्रवाई हुई कि नहीं हुई डजंट मैटर, लेकिन इन पर कार्रवाई जरूर हुई थी। जेल में कुछ दिन रखा गया, बाद में इनको छोड़ना पड़ा भाई कि भाई हमको क्या लेना देना है, हमको तो बुलाया, हमने डिबेट किया, पब्लिकली डिबेट किया, हमको वो पैसा कहां से देते हैं, किस तरीके से देते हैं, हमको तो थोड़ा ना पता है। वो तो आपका काम है, आप तलाश करो कहां कैसे क्या कर रहे हैं वो, ठीक है ना। ये कंसेप्ट था। अब ये रिसेंटली और क्या हुआ, 2020 में भी इसको लेकर के एक संशोधन हुआ कि भाई जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इन सारी चीजों के लिए पब्लिक सर्वेंट जो हैं उनको प्रोहिबिट कैटेगरी में शामिल किया गया, यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो अब पैसा नहीं ले सकते। पब्लिक सर्वेंट पहले एक पंजीकृत एनजीओ दूसरे पंजीकृत एनजीओ को विदेशी धन हस्तांतरित कर सकता था, अब नहीं करेगा। यानी कि एक एनजीओ दूसरे एनजीओ को जो पैसा दे देता था वो अब नहीं देगा। विदेशी अंशदान सबसे पहले एसबीआई के न्यू दिल्ली के ब्रांच में बने हुए खाते में ही आएंगे। यस, विदेशी अंशदान एसबीआई न्यू दिल्ली मेन ब्रांच में खोले गए विशेष एफसीआरए अकाउंट में ही आएगा। वो ब्रांच देखेगी, वहां पर अकाउंट खुलवाइए, उसमें पैसा आएगा, उसी के थ्रू होगा। भारतीय नागरिकों के लिए आधार अनिवार्य होगा और विदेशी नागरिकों के लिए पासपोर्ट, ओसीआई डिटेल्स आवश्यक होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, पहले क्या होता था कि 50-50 आप कर सकते थे, अपने प्रशासनिक कार्यों पर खर्च कर सकते थे। अपने जो प्रशासन एनजीओ वगैरह हैं, जो संस्थान वगैरह हैं, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 50% खर्च कर सकते, लेकिन अब कर दिया गया कि नहीं, अब आप केवल 20% खर्च करोगे, बाकी 80% अपने विशेष जिस पर्पज से वो आया उसके लिए खर्च करोगे। यदि सरकार को पहली दृष्टि में यह लगता है कि इसमें नियम के उल्लंघन किया गया है तो संस्था के सभी फंड को रोक सकती है, उस पर प्रतिबंध लगा सकती है। स्ट्रिक्टर रिन्यूअल प्रोसेस, रिन्यूअल यानी कि इसमें यह जांच की जाएगी संस्था जेन्युइन है, बेनामी नहीं है, फंड का मिसयूज नहीं किया गया है, एक्ट का उल्लंघन नहीं किया है, तो उसको रिन्यू किया जाएगा, अन्यथा नहीं किया जाएगा। यह 2020 में किया गया था। अब 2022 में भी बदल किया गया। फॉरेन गिफ्ट, जो आप अपने रिश्तेदारों से विदेशों से जो पैसा लेते हैं उसकी सूचना आपको देनी होगी एक समय सीमा के अंतर्गत। समय सीमा बढ़ा दी गई है लेकिन आपको देनी होगी। आप अपने रिश्तेदारों से जो पैसा गिफ्ट में लेते हो उसको लेकर के। रिड्यूस डिस्क्लोजर बर्डन, क्वार्टरली रिपोर्टिंग को सरल बनाया गया, एनुअल रिपोर्टिंग जारी रहेगी कि भाई आप जो त्रैमासिक जो रिपोर्ट देते थे उसको थोड़ा इजी कर दिया, लेकिन एनुअल रिपोर्ट आपको प्रॉपर देनी पड़ेगी। अब एफसीआरए का महत्व क्या है, जो मैंने आपको बता ही दिया कि भाई एफसीआरए आपके लिए क्यों जरूरी है। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए, ट्रांसपेरेंसी के लिए, अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेहिता के लिए और फाइनेंशियल इंटीग्रिटी, इन सारी चीजों के लिए। तो बताइए कि आज के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कैसे लगे, और इनको पढ़ लिया तो पेपर उठा के देख लेना, क्या इसी तरह के क्वेश्चंस आपके नहीं बनते, क्या इस तरह की सारी चीजें नहीं होती हैं? डेफिनेटली होती हैं सारी चीजें।
पेपर कहीं और से नहीं आएगा, साल भर में उठा के देख लेना। और इनके एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस हम कल करेंगे। हो सकता है उन एमसीक्यूज़ में कुछ एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ भी हों। यस, वो मैं आपको अलग से करा सकता हूँ। मैंने कहा ना कुछ नया करूँगा मैं। चलिए, आज तो मिलेंगे, कल फिर मिलेंगे इसके एमसीक्यू प्रैक्टिस के साथ में। और कमेंट सेक्शन में आकर के बताइएगा क्लास कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच।